और इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त इंदौर से मिल रही है। फिर मालवा की सियासत गर्मा गई है। सुमित्रा महाजन नाराज बताई जा रही है। राकेश सिंह ने सुमित्रा महाजन से मुलाकात की है। तकरीबन 1 घंटे तक बंद कमरे में दोनों के बीच बातचीत हुई है। कैलाश विजयवर्गीय को उपचुनाव प्रभारी बनाया गया है। मालवा की 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कैलाश विजयवर्गीय को प्रभारी बनाया गया है। और इस सब मसले को लेकर या फिर कई और अन्य मसले हैं जिनको लेकर सुमित्रा महाजन नाराज नजर आ रही हैं, जिन्हें मनाने के लिए राकेश सिंह उनके आवास पर पहुंचे और लंबी चर्चा उस दौरान उनके साथ हुई है। नहीं, बड़े नेता जो मुझसे मिल रहे हैं, अगर आपको लगता है अभी तक कौन बड़े नेता है, राकेश आया, बाकी तो कोई भी आता है। एक बात आप समझ लो, इंदौर में कोई भी आता है तो वो मुझे मिलने आता है, क्योंकि सालों साल से मैं इस पार्टी में काम कर रही हूँ और मैं काम कर रही हूँ। मैं कोई बड़ी हूँ इसलिए नहीं, काम करते करते संबंध ऐसे बन गए, बिल्कुल किसी से भाई बहन जैसे बन गए, किसी से बेटे जैसे बन गए, तो इतने प्रेम के। और हम हमेशा बोलते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह काम करती है। कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं, कोई नाराजगी नहीं। ताई का आशीर्वाद लेने के लिए आया था। ताई का आशीर्वाद हमेशा से पार्टी के कार्यकर्ताओं पर रहता है। ताई हमेशा पार्टी के लिए सकारात्मक बातें करती हैं, कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करती हैं, तो एक नई ऊर्जा लेते हैं। तो अभी जब मैं इंदौर आया तो इसलिए ताई से आशीर्वाद लेने के लिए आया। देखिए, ताई को मार्गदर्शन मंडल में बिठा दिया गया था सबसे पहले जब उन्हें टिकट नहीं दिया गया था, और ताई को बीजेपी के हर प्रोग्राम से इग्नोर किया जा रहा था। अब चूंकि भाजपा की एक समस्या बड़ी कि सावेर में उपचुनाव है, और ऐसे में ताई चूंकि वरिष्ठ नेता, उनकी लोकप्रियता काफी समय से है, वर्षों सांसद रही हैं, तो भाजपा को भी उनकी जरूरत पड़ गई। तो ताई आवश्यकता के समय ताई की। और इस वक्त हमारे सहयोगी विकास सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, ये चर्चा आखिर कैसे बलवती हुई? सिर्फ ताई से मुलाकात को लेकर ये बातचीत तेज हुई है या फिर कहीं और भी कोई कारण बताए जा रखे हैं? बिल्कुल दीपेश, आपको बता दूं, ये दृश्य आज देखने को मिले, ये अमूमन इंदौर में पिछले कुछ चुनाव के वक्त में देखने में आते रहे। हालांकि इस बार उपचुनाव का वक्त है और ठीक उसके पहले ये दृश्य देखने को मिले जब राकेश सिंह आज इंदौर पहुंचे। एक दिवसीय उनका दौरा था और इस दौरे के दौरान उन्होंने कुछ और भी नेताओं से मुलाकात की, कुछ लोगों के हालचाल जाने। इसके साथ साथ में वो सुमित्रा महाजन ताई के घर पहुंचे और लगभग 1 घंटे तक उन्होंने चर्चा की। हालांकि अक्सर ये बात चलती रही है कि जो 2 बड़े नेताओं के बीच में जो द्वंद्व है, जो 2 शीर्ष नेताओं के बीच का द्वंद्व है, वो कहीं किसी प्रकार से चुनाव को उसमें हानि ना पहुंचा दे। इसको लेकर के शुरुआत से ही ये कवायद चल रही है कि किसी प्रकार की नाराजगी ना बाहर निकल कर आए। इसी की शुरुआत की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से रमेश मेंदोला को सांवेर का प्रभार सौंपा गया, इसके साथ साथ में कैलाश विजयवर्गीय को मालवा की कमान सौंपी गई, तो इसके साथ में ही राजेश सोनकर को ग्रामीण अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि राजेश सोनकर की अगर बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं ताई के करीबी माने जाते हैं। तो शुरुआत से इस बात की कवायद चल रही है कि उपचुनाव में किसी प्रकार की नेताओं की जो है नाराजगी, वो उसका जो हानि है, उसका जो नुकसान है, वो पार्टी को ना उठाना पड़े। इसी वजह से आज बंद कमरे में लगभग 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। इसके साथ साथ में उस वक्त और भी कुछ ऐसे नेता थे जिनका हस्तक्षेप इंदौर शहर की राजनीति में अभी जारी है। तो उन सब की चर्चा के बाद जब दोनों ही नेता बाहर निकल कर आए, चाहे वो राकेश सिंह की बात की जाए या फिर सुमित्रा महाजन की बात की जाए, दोनों ने मीडिया के कैमरे के सामने नाराजगी से इनकार कर दिया। लेकिन ये जरूर बात सामने निकल कर आ रही है कि ताई कुछ समय से नाराज चल रही थी और इसी की जो कवायद है, वो ताई का जो रूठना जो है उसे मनाने के लिए उसका जिम्मा जो है वो राकेश सिंह को सौंपा गया है। बिल्कुल। लेकिन विकास, अब सवाल यही, हालांकि कैमरे पर तो दोनों राजनेताओं ने यह कह दिया है कि किसी तरह की नाराजगी नहीं है, लेकिन जो तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात हुई उसमें नाराजगी दूर हो पाई या नहीं हो पाई? अंदरूनी जो सोर्स है उसके मुताबिक अगर बात की जाए तो दोनों से आम एक राय जरूर बनी है, दोनों पर से चर्चा जरूर हुई है कि आगे आने वाला जो चुनाव है उसमें आम तौर पर मिलकर काम किया जाएगा। लेकिन पिछले कुछ समय से बात की जाए तो सांवेर में चुनाव है, इसके अलावा मालवा की और भी सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन इन सभी जगहों पर भागदौड़ शुरू हो गई है। तमाम बड़े नेताओं ने वहां आकर के अपनी बैठक लेना शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक ताई की इन सभी बैठकों से दूरी देखी गई है। चाहे बीजेपी कार्यालय इंदौर की बात की जाए तो यहां से
भी ताई की बैठक ताई जो है वो बैठक से नदारद रही हैं। तो शायद यही वजह है कि जिसकी वजह से बड़े नेताओं को इस बात की आशंका हुई कि ताई ने कहीं ना कहीं बैठकों से दूरियां बना ली। लेकिन स्वास्थ्य कारण उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो बैठक में नहीं जाती है, लेकिन आगे की तरफ से ये जरूर आश्वासन मिला है कि बैठकों में उनकी उपस्थिति रहेगी, साथ साथ में आगे आने वाले उपचुनाव में वो मिलकर काम भी करेंगी। बिल्कुल विकास, लेकिन अब सवाल ये भी कि जिस तरह से आपने कहा कि सामंजस्य बनाने की कोशिश यहां पर राकेश सिंह करते हुए नजर आए हैं, अब ये सामंजस्य आने वाले चुनाव में, आने वाले उपचुनाव में देखने को मिलेगा कि कितना बन पाया या फिर नहीं बन पाया। लेकिन इससे इतर अगर सवाल किया जाए इंदौर की राजनीति का, तो क्या लग रहा है इस मुलाकात के बाद अब ये जो अंतर्द्वंद था बीजेपी का वो और कम होता नजर आएगा? जी बिल्कुल, इसकी कवायद की अगर बात की जाए तो पिछले लंबे समय से इसमें कवायद चल रही है कि दो शीर्ष नेता जो है वो आपसी एक पटल पर आ जाए, लेकिन इसकी कवायद अब तक सफल नहीं नजर आई है। यही वजह है कि दोनों जो शीर्ष नेता हैं उनके मन में कहीं ना कहीं द्वंद्व बना रहता है। इसी वजह से दो खेमों में बीजेपी शहर में बटी हुई नजर आती है। हालांकि दोनों ही शीर्ष स्तर के नेता हैं, दोनों मैं आपको रोकना चाहूंगा और इस वक्त बिल्कुल रोकना चाहूंगा। इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की खबर है, बीजेपी विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है। सूत्रों के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आ रही है, जो लगातार हम आप तक पहुंचा रखेंगे। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रखेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हैं। शरद, क्या ताजा अपडेट? देखिए, जो जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक मतगणना शुरू हो गई है और 2 वोटों का नुकसान बीजेपी को बताया जा रहा है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है। एक वोट जो गलत साबित हुआ, यानी कि इसको निरस्त कर दिया गया, वो है, और एक वोट की जो है क्रॉस वोटिंग हुई है। ये जानकारी निकल के सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है और जो जानकारी है सूत्रों के मुताबिक माने तो वो जो विधायक हैं वो उसी इलाके से आते हैं जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं, यानी कि गुना क्षेत्र के ही कोई एक विधायक हैं। ऐसी जानकारी अब तक मिली है सूत्रों के हवाले से। हालांकि इसकी जो पुष्टि है वो होना बाकी है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि क्रॉस वोटिंग की खबर आ रही है और इस क्रॉस वोटिंग को लेकर अब कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्यों ये क्रॉस वोटिंग की गई है, क्या वाकई में जानबूझ के की गई है, या फिर जो बात चल रही थी कि कई विधायक नाराज़ हैं सिंधिया के आने से या सिंधिया समर्थकों के आने से, तो क्या इस वजह से ये क्रॉस वोटिंग की गई है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो अब आने वाले वक्त में पूछे जाएंगे अगर इस खबर की पुष्टि हो जाती है तो। लेकिन इतना ज़रूर है कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी के एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है और वो विधायक भी ग्वालियर चंबल संभाग से ही हैं। जी बिल्कुल। अब तो शरद, फिर अब कहीं ना कहीं अगर ऐसा है, इसकी हालांकि जैसा कि आप कह रहे हैं कि पुष्टि होना बाकी है, लेकिन अगर पुष्टि होती है और ये खबर सही पाई जाती है तो फिर इसका खामियाजा उपचुनाव में भुगतना पड़ सकता है। अब देखना होगा कि आखिरकार कितना जो भुगतना पड़ेगा, जो खामियाजा है वो उपचुनाव में। लेकिन कम से कम एक बात तो हो जाएगी कि बीजेपी में भी कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी है विधायकों के बीच में जो पूरी नहीं की जा सकी, या वो नाराज़गी है या कोई और बात है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें थी कि पूर्व जो विधायक हैं, जो अभी विधायक नहीं हैं, हार गए थे चुनाव, उनमें नाराज़गी है। वो नाराज़गी अभी सामने तो नहीं आई है, लेकिन जो वोटिंग हुई है राज्यसभा के लिए उसमें अगर विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है तो निश्चित ही बीजेपी के लिए एक बड़ी बात है ये कहीं ना कहीं। हालांकि देखना होगा कि आखिरकार वो विधायक कौन है, लेकिन इतना ज़रूर है कि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है उसके मुताबिक वो विधायक ग्वालियर चंबल संभाग के ही बताए जा रहे हैं। बिल्कुल शरद, जो अपने साथियों को साध कर रखने की कोशिश कांग्रेस और बीजेपी दोनों कर रखे थे, और उसमें अगर ये खबर देखी जाए तो कांग्रेस सफल होती नजर आ रही है कि अपने साथियों को साध कर रख पाई, और क्रॉस वोटिंग कांग्रेस की तरफ से तो नहीं हुई, लेकिन अगर बीजेपी की तरफ से होती है वो भी तब जब राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से तमाम दिग्गज नेता भोपाल में रहते हैं, एक के बाद एक मीटिंग का दौर चलता है, डिप्लोमेसी होती है डिनर पर, और उसके बाद अगर क्रॉस वोटिंग हो जाती है तो फिर क्या ये माना जाए कि अपने साथियों को भांपने में कहीं कोई कमी रह गई? देखिए, ये सारे सवालों के जवाब निश्चित ही बीजेपी को देने होंगे और देखना होगा कि आखिरकार क्या सिर्फ इस तरफ से ही क्रॉस वोटिंग हुई है या कांग्रेस के पक्ष से भी क्रॉस वोटिंग हुई है,
जो अभी तक की जानकारी है उसके मुताबिक तो सिर्फ एक ही विधायक के क्रॉस वोटिंग करने की खबर है सूत्रों के हवाले से, और वो भी बीजेपी के। तो निश्चित ही ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि जो जानकारी है वो भी यही है कि ग्वालियर चंबल संभाग का ही कोई एक विधायक हैं जिनकी ओर से ये क्रॉस वोटिंग की गई है। तो फिर ये सवाल और ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि तमाम जो दावे किए जा रहे थे बीजेपी की ओर से कि वो उनके बीच में कोई नाराज़गी नहीं है। निश्चित ही आपने सही कहा कि केंद्रीय पर्यवेक्षक भी आए थे, ट्रेनिंग दी गई थी बाकायदा कि कैसे वोट करना है, क्या करना है। तो फिर ये देखना होगा कि आखिरकार ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है वो क्यों की गई है, उसके पीछे का मकसद क्या है, और फिर अगर की गई है तो इसका खामियाजा बीजेपी को कितना उठाना पड़ेगा आने वाले चुनाव में, क्योंकि कांग्रेस इसको कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश करेगी अगर क्रॉस वोटिंग की बात सही और सच साबित होती है तो। बिल्कुल। शरद, आपने एक और बात का जिक्र किया कि हालांकि अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रखी है वो बीजेपी की तरफ से क्रॉस वोटिंग क्या रखी है और परिणाम अभी आने बाकी है। अगर कांग्रेस की तरफ से भी इस तरह की अगर खबर निकलकर सामने आती है तो शायद कांग्रेस के लिए तो जवाब देना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लगातार जब कांग्रेस ये कह रही है कि हमारे साथियों को तोड़ कर ले जाया गया, और अगर इस बीच अगर इस तरह की क्रॉस वोटिंग की खबर आ जाती है तो फिर मुश्किल होगी। हाँ बिल्कुल, देखिए सही बात है, लेकिन हाँ देखना होगा कि आखिरकार क्या स्थितियाँ होती, क्योंकि अभी स्थिति स्पष्ट होने में थोड़ा सा वक्त है। क्योंकि पहले ये बात आ रही थी कि हो सकता है कि 2 विधायकों की क्रॉस वोटिंग हुई है, लेकिन फिर उसमें ये बात सामने आई कि एक विधायक का जो वोट है वो खारिज किया गया है क्योंकि वो गलत वोटिंग की गई थी उनकी ओर से। दूसरे विधायक की ओर से ये कहा जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग की गई है। तो निश्चित ही ये सवाल अभी खड़े होंगे। अगर सिर्फ बीजेपी के विधायक की ओर से किया गया है क्रॉस वोटिंग की बात सामने आती है तो फिर निश्चित ही कांग्रेस की ओर से सवाल खड़े किए जाएंगे। हालांकि एक बात स्पष्ट यहाँ करना ये ज़रूरी है कि एक वोट को अगर क्रॉस वोटिंग की भी जाती है अगर एक वोट की, तो फिर इससे जो चुनाव परिणाम है उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि एक विधायक के लिए 52 वोट की ज़रूरत है। और लगभग ये माना जा रहा है कि तीनों ही जो प्रत्याशी हैं 3 सीटों को लेकर, एक कांग्रेस के और 2 बीजेपी के, उनका जीतना लगभग तय है। क्रॉस वोटिंग अगर होती भी है तो एक वोट कम गिना जाएगा, लेकिन उससे नतीजे पे कोई फर्क पड़ेगा कम से कम ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ सियासी तौर पर ज़रूर सवाल खड़े किए जाएंगे। बिल्कुल सियासी तौर पर सवाल खड़े किए जाएंगे। और जिस बात का जिक्र आपने भी किया शरद कि लगातार कांग्रेस भी ये कहती आ रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी में आने के बाद पार्टी के अंदर से ही विरोध उत्पन्न होने लगा है, तो उस विरोध के तौर पर इसे देखा जाएगा। बिल्कुल, अगर ऐसा हुआ है तो फिर ये सवाल तो निश्चित तौर पर खड़े किए जाएंगे कि आखिरकार क्या वजह रही कि विधायक ने जो क्रॉस वोटिंग की है वो बीजेपी के विधायक की ओर से की गई है, क्या वाकई में वो गलती से की गई है या जानबूझकर की गई है, और अगर जानबूझकर की गई है तो फिर इसके पीछे की वजह क्या है। जो जानकारी है जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि ग्वालियर चंबल संभाग के ही कोई एक विधायक हैं जिनकी ओर से क्रॉस वोटिंग किए जाने की खबर आ रही है, तो फिर ये बात और ज़्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो इलाका सबसे ज़्यादा उपचुनाव को लेकर भी सेंसिटिव है, सबसे ज़्यादा सीटें वहाँ पर हैं, और जो तमाम कांग्रेस के जो नेता थे वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, कांग्रेस से विधायक थे पहले, सिंधिया के समर्थन में बीजेपी में शामिल आए। तो निश्चित ही सियासी तौर पर बीजेपी के कई नेताओं के बीच की नाराजगी थी जो बीच बीच में सामने आ रही थी, और जिसको कंट्रोल करने की कोशिश बीजेपी की ओर से लगातार की गई। लेकिन अगर ये बात सच साबित होती है, ये खबर सच साबित होती है कि क्रॉस वोटिंग की गई है, तो निश्चित ही फिर बीजेपी को सवालों के जवाब देने होंगे। बिल्कुल, और साथ ही साथ ये भी बताना होगा कि अनुशासन का पाठ पढ़ने और पढ़ाने के अलावा घुट्टी पिलाने वाली पार्टी में अगर इस तरह से अनुशासनहीनता हुई तो फिर क्या कार्रवाई भी देखने को मिलेगी, ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।